माँ की ममता से निकलने वाला बच्चा इतना निर्दय वहशी जानवर क्यों बन रहा है कि दूसरे के लाल को दबा कि कोई भी 10,000 रुपए देकर मुसलमान को इलेक्शन में खड़ा कर सकता है। जब ये लेवल मुसलमानों का आ जाए ना तो फिर उनमें लीडरशिप नहीं हुआ करती है, उसमें गुलामी कोर्ट भी सरकारी है, तो इसको नजर से क्या देखना है, इसको तो मानना ही है कि ये सच है। हमारी सरकारें भी माने कि इस 75 सालों में मुसलमानों की ये दशा क्यों बनी। वो भी वो कौम जिसने लाल किला दिया, कुतुब मीनार दिए, ताज महल दिए, इस मुल्क में हुकूमत की, इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क के सरमाए की हिफाजत की। आज रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे वक्फ के पास है। मुसलमान बेघर क्यों है? सरकारों को इंसाफ करना है। इसका मतलब साफ है कि जब सरकारें इंसाफ नहीं करती हैं तो उस नाइंसाफियों की वजह से गुर्बत जन्म लेती है। गरीबी की पैदावार और गरीबों की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि सरकारें इंसाफ नहीं कर रही हैं। और इंसाफ के मंदिर अदालतों में जब इंसाफ देर होने लगेगी तो इंसाफ में जितनी देरी होगी उतनी ही सरकारें और उनकी संस्थाओं का करप्शन बढ़ता चला जाएगा। पहले तो जनाब अब्दुल रहमान साहब IPS ऑफिसर के इस बेहतरीन किताब लिखने पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो एक बहुत टैलेंटेड ऑफिसर हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है और अच्छे राइटर हैं, अच्छा लिखते हैं माशाअल्लाह। उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। मुसलमानों की नुमाइंदगी जो कम हो रही है, इसमें मुसलमानों के लालची पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जब ये लेवल मुसलमानों का आ जाए ना तो फिर उनमें लीडरशिप नहीं हुआ करती है, उसमें गुलामी हुआ करती है। और आप 10-20 खुद ही खड़े हो जाते हैं, आपका वोट डिवाइड हो जाता है, आपको थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों में और इलेक्शन के जमाने में बिकाऊ मुसलमानों को नाम ले लेकर गिना जा सकता है, खानदान के साथ गिना जा सकता है। तो अगर नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है तो इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि हमारी लोकल कैंडिडेट्स की जिहालत और उनकी अपनी लालच और उनकी अपनी मफाद परस्ती भी शामिल है। लिंचिंग पर मुस्तकिल बोला जा रहा है। अल्लाह न करे कि दोबारा ये सब हादसा हो, किसी के साथ भी ना हो, न मुसलमानों के साथ, न हिंदू भाइयों के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई मॉब लिंचिंग ना हो। लेकिन क्राइम हो रहे हैं, छोटे छोटे लड़के दूसरे को पकड़ के ज़बह कर दे रहे हैं, पकड़ के। हमारे देश में बेरहमी बहुत आ गई है, दिलों से दया निकल रहा है। देखिए, क्राइम को रोकने के लिए इंसान का दयालु होना बहुत जरूरी है, और दयालु इंसान वही हो सकता है जो अपने पैदा करने वाले मालिक पर आस्था रखता हो। लेकिन आज सारे अपराध धर्म के ही नाम पे हो रहे हैं, तो कौन से मालिक पर आस्था रखकर दूसरों को सताया जा रहा है? मॉब लिंचिंग पर जितने भी एक्शन है वो लीगल टीम को लेना है, वो डिपार्टमेंट को लेना है, वो अदालत को लेना है, मुस्लिम मसल्ला बोर्ड को तो लेना नहीं है। हाँ, हम आवाज बुलंद करते हैं, हर जिंदा कौम आवाज बुलंद करती है और हमें भी करना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है, सवाल उठता है कि हमारे देश के लोग इतने निर्दय क्यों हो रहे हैं, इतने बेरहम क्यों हो रहे हैं, जबकि किसी माँ के ममता तले ही तो वो पले बढ़े होंगे, किसी माँ के आंचल के साए तले तो कोई बच्चा बड़ा होगा, माँ का दूध पीकर बड़े होंगे। तो माँ की ममता से निकलने वाला बच्चा इतना निर्दय वहशी जानवर क्यों बन रहा है कि दूसरे के लाल को ज़बह कर दे रहा है? ये अगर यही सिचुएशन रही तो ये हमारे देश के लिए और मानवता के लिए बड़ा घातक होगा कि हम एक ऐसे समाज में हमारे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, हमारी बच्चियां रहेंगी, जिस समाज के बड़ों के दिलों में रहम नहीं होगा। ये समाज एक धर्म के लोग और एक जात के लोगों को लेकर नहीं है। भारत एक शानदार गुलदस्ता है जिसके गुलदस्ते में हर किस्म के फूल हैं, हर जात के, हर धर्म के, हर बरादरी के फूल हैं। तो समाज का बेरहम होना समाज के लिए बहुत खतरनाक है। समाज बेरहम नहीं होना चाहिए, इसलिए अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और काउंसलिंग भी होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के तई बहुत सम्मान पूर्वक जज्बे के साथ चलना चाहिए। आदमी जब गंदा होता है ना तो उसकी जुबान गंदी होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये महसूस किया कि हेट स्पीच पे पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जो नीचे के मैकेनिज्म है उनको भी इंसान बनना पड़ेगा और मानवता के तई उनकी जो अपनी संवेदनशीलता है उसे जिंदा करनी पड़ेगी, ये सोचकर, चाहे एक पुलिस कांस्टेबल साहब हो,
یا SHO صاحب ہو، دروغہ صاحب ہو، SP صاحب ہو، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں. سوچے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب ایسے بھاشن سنیں گے تو ان کے دلوں میں اپنے سماج کے تئیں، دیش کے لوگوں کے تئیں، راجنیتاؤں کے بارے میں کیسی بھاونائیں آئیں گی؟ گھرنا آئے گی، نفرت آئے گی. تو ہیٹ اسپیچ کو روکنے کا مطلب ہمیں خوش کرنا اور ہمارے دشمن کا سر نیچا کرنا نہیں ہے. ہیٹ اسپیچ، گندی زبان، گالی گلوج، یہ کسی بھی سبھیہ سماج کا حصہ نہیں ہو سکتا. اس کو روکا تو اسکول کے زمانے سے ہی جاتا ہے، جب ہمارے ماسٹر صاحب ہمیں بتاتے کہ ہمیں بات کیسے کرنی ہے، ہمارے مولانا اساتذہ مدرسوں میں بتاتے کہ ہمیں باتیں کیسے کرنی ہے. پڑھے لکھے لوگ چناؤ جیتنے کے لیے ایسی گندی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان پر جتنی محنت کی گئی سارا کام بیکار چلا گیا. یہ دیش کے لیے گھاتک ہے، یہ مانوتا کے لیے گھاتک ہے. ہیٹ اسپیچ صرف ایک سماج، ایک کمیونٹی کے لیے گھاتک نہیں ہے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی گالی دیتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سوچیے کہ جس نے گالی دی ہے اس نے اپنا چرتر بتا دیا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش کیسی کی ہے. ایک گندی بھاشا کا استعمال کرنے والا ہمیں 20 گالی دیتے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سر نیچے کریں گے اور چلے جائیں گے. مگر یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ جو شخص بول رہا تھا اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں، اس کے سوٹ بہت اچھی ہے، اس کی گھڑیاں بڑی قیمتی ہے، اس کے چشمے بڑے قیمتی ہیں، وہ بڑا ہائی لیول کا ہے، بڑا لیوش لائف رہتا ہے. لیکن زبان کھول کر اس نے یہ بتا دیا کہ وہ بہت نیچے درجے کا انسان ہے، بڑا نیچتا ہے اس کے اندر. تو یہ اس کی پرورش اور اس کے پورے خاندان کا انٹروڈکشن اور پریچے ہو گیا.